अस्सलाम वालेकुम। मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, वापस अपने मोर्चे की तरफ चलो। मशरकी पाकिस्तान के इलाके काक डांगा में पाकिस्तान का एक नौजवान कप्तान अपने से सीनियर कप्तान की तरफ बंदूक तान कर खड़ा था। सीनियर कप्तान के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसके मोर्चा छोड़ने के रास्ते में यूं कोई आ जाएगा। उसने जूनियर को समझाने की कोशिश की कि मोर्चा छोड़ना जंगी एतबार से दुरुस्त था, दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा है और चंद सिपाहियों के साथ ज़्यादा देर तक मज़ाहमत नहीं की जा सकती। मगर खारियां से ताल्लुक़ रखने वाला जूनियर कप्तान कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। मोर्चा छोड़ देने की कोई दलील उसकी समझ में नहीं आ रही थी। उसे सरहद पर सिर्फ मुकाबला करने का पता था। बंदूक के जोर पर वो अपने सीनियर कप्तान और सिपाहियों को हाँक कर वापस मोर्चे पर ले ही आया। जमकर लड़ाई की और मोर्चा हाथ से जाने नहीं दिया। मौके पर ही सीनियर कप्तान की पेटी उतरवाकर उसके बारे में आला अफसरान को रिपोर्ट कर दी। उसके खैरखाओं ने जिंदगी की ऊंच नीच बताई, सीनियर कप्तान के बासर बाप के बारे में बताया, लेकिन वो तो पागल था। दुनिया का हिसाब किताब उसकी समझ में कब आता था। इसके लिए ऐन लड़ाई में भाग जाने का तसव्वुर ही कराहत अंगेज था। वो यहाँ भी डटा रहा। यहाँ से कहानी और ज़िंदगी मुख्तलिफ मोड़ लेती हुई आगे बढ़ी तो मालूम हुआ कि सीनियर कप्तान फ़ौज से ब्यूरोक्रेसी में चला गया और आला ओहदे पर पहुँच गया। डट जाने वाला पाकिस्तान की गलियों, खेतों और जेलों में वक्त गुजारता रहा। उसी जैसा एक मशरकी पाकिस्तान के श्याम नगर में भी था। नाम तो उसका अफसरुद्दीन था, मगर असल में हुकूमत पाकिस्तान का चपड़ासी था। ये वही था जिसने 1947 में पहली बार श्याम नगर में पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया। उस वक्त से लेकर उसके फ़राइज़ में ये शामिल था कि हर सुबह झंडा लहराए और शाम को उतार ले। आम सा चपड़ासी होने के बावजूद वो हमेशा सफ़ेद कपड़े पहनकर परेड के अंदाज से चलता हुआ उस खंबे की तरफ जाता जहां झंडा लहराया जाता था। 1971 में फिजा बदली तो उस ज़िले पर बागियों ने भारत की मदद से कब्जा कर लिया। कब्जे के बाद एक तकरीब का ऐलान हुआ जिसमें बाकायदा तौर पर बांग्लादेश का झंडा लहराया जाना था। फातहीन ने एक नए मुल्क के झंडे की रूनुमाई के लिए अफसरुद्दीन को ही चुना ताकि हालात और जोग्राफिया बदल जाने का पैगाम दिया जा सके। वक्त मुकर्ररा पर पिंडाल शहर के लोगों से भर गया। अब पाकिस्तान का झंडा उतारा जाना था। अपनी रिवायत के मुताबिक अफसरुद्दीन सफ़ेद लिबास पहनकर परेड करता हुआ खंबे तक पहुंचा और खंबे के साथ लिपट कर धाड़े मार मार कर रोने लगा और बोला, ये झंडा नहीं उतरेगा। बड़े लोगों ने तारीख बदल डाली थी, मगर ये चपड़ासी नहीं बदला था। सारा पिंडाल दम बखुद था। मुक्ति बानी के कमांडो के हुक्म पर उसे ज़बरदस्ती खंबे से अलग करके स्टेज पर खड़ा कर दिया गया। आवाज़ आई, फायर। अफसरुद्दीन ने अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया और अपने रब के हुजूर सुखरू हो गया। जूनियर कप्तान को अफसरुद्दीन के बारे में पता चला तो वो दोबारा पाकिस्तान का झंडा लहराने श्याम नगर चल पड़ा। वो सब कुछ जानने के बावजूद हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसने श्याम नगर पर दोबारा कब्जे के लिए जो कुछ किया, उसकी दास्तान बहादुरों के दिल तो गुरमा दे, मेरे जैसे बुज़दिलों के लिए सुनना या पढ़ना भी इससे दुश्वार है। ये कप्तान सुकूत ढाका से पहले ही लाहौर बुला लिया गया। लड़ाई बंद हुई, हालात मामूल की तरफ लौटने लगे और कप्तान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से मेजर बन गया। यहीं से एक नया इम्तहान शुरू हुआ। वो यूं के जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल आ गया। अब मेजर साहब के दिल में वो हल्फ को बुलाने लगा जो उसने मिलिट्री एकेडमी से फरागत के वक्त पासिंग आउट परेड में उठाया था। उस हल्फ का पास रखने का उसने अनोखा तरीका इख्तियार किया। भुट्टो की फांसी के बाद उसने अपने जैसे दीवाने इकट्ठे किए और ज़ियाउल हक के खिलाफ बगावत का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया। मालूम नहीं ये लोग कामयाब हो जाते तो क्या होता, मगर ये नाकाम रहे। यूं कहिए कि उड़ने से पहले ही गिरफ्तार हुए और मेजर अटक किले में कैद कर दिया गया। उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची में कैद थी। मेजर ने अपनी सफाई में कुछ कहने की बजाय अपने हल्फ की इबारत पढ़कर फौजी अदालत को सुनाई और बगावत की कोशिश को ऐन कानून के मुताबिक करार देकर ज़ियाउल हक को कटहरे में लाने का मुतालबा कर डाला। उसने तफ्तीश के दौरान भी अपने मकसद को सामने रखा और इस अंदाज से अपनी कच्ची पक्की साजिश को बयान किया कि ज़ियाउल हक को बेनज़ीर भुट्टो से जान छुड़ाने के लिए उन्हें बाहर भेजना पड़ा। इसी मौके पर बेनज़ीर भुट्टो ने उसे अपना तीसरा भाई करार दिया।
बहन वजीर आजम बनी तो ये भाई भी रहा हुआ। उसने जेल से बाहर आकर देखा तो दुनिया बदल चुकी थी। पीपल्स पार्टी के वो कारकुन जो कोड़े खाकर और फांसी के तख्ते पर खड़े होकर भुट्टो भुट्टो पुकारते थे, नज़रअंदाज कर दिए गए और पैराशूट के जरिए पार्टी में उतरे हुए हुक्मरानी करने लगे। इन हालात में किसी को तो खड़े होना था, सो वही खड़ा हो गया। अब उसके सामने कारकुनों के हुकूक थे। अपने लिए बेशुमार मौके गिनवा कर कारकुनों की बात शुरू की तो नवाज शरीफ का पैगाम आ गया। पैगाम यह था, जो मांगोगे मिलेगा, बस हमारे साथ मिल जाओ। अब अगर कोई ये पेशकश भी कबूल ना करे तो उसके पागल होने में कोई शक, मगर उसने घर की लड़ाई घर के अंदर रहकर लड़ने का फैसला किया। जब पार्टी के बाजू मरोड़ कर उसने कारकुनों की थोड़ी बहुत मदद करा ली तो उसके लिए पार्टी के दरवाजे बंद हो चुके थे। मोहतरमा दूसरी बार वजीर आजम बनी तो मुर्तज़ा भुट्टो वतन वापस आ गए और इसी पागल मेजर को दोबारा मैदान में आने को कहा। उसके बाद जो कुछ हुआ लाड़काना की तारीख है। इसका अंजाम यह था कि उसे उसकी मुंह बोली बहन के दौरे इक़्तिदार में न जाने कितनी दफात के तहत हमेशा हमेशा के लिए जेल चले जाना था। हुकूमत किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। यही हुआ। बेनज़ीर रुखसत हुई तो जेल के दरवाजे भी खुल गए। पागल के लिए ज़िंदगी भी बदल चुकी थी। कमर खमीदा और बच्चे जवान थे। जिम्मेदारियां बढ़ रही थीं और हाथ खाली। इधर उधर हाथ पांव मारते हुए ज़िंदगी गुजर रही थी कि वो शहबाज शरीफ से आ टकराया। बड़े लोगों को शौक होता है कि उनके गिर्द मुनफरिद किस्म के किरदार मौजूद हों। शायद इसी शौक के तहत उन्होंने इसको अपने शिकायत सेल में बिठा दिया। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि एक पागल को ऐसी जगह बिठाने से क्या होता है। उसने पूरी ईमानदारी से आने वाली हर शिकायत को तहकीक के बाद निपटाने की कोशिश शुरू कर दी। उसके बाद पंजाब के दफ्तरों में हाहाकार मच गई। इस किस्म के पागलों का मसला ये होता है कि किसी बुढ़िया की जायदाद पर कब्जे, किसी बेगुनाह के खिलाफ मुकदमे, पुलिस की ज्यादती या पटवार के जुल्म जैसी छोटी छोटी बातें उनके लिए छोटी नहीं होती। ये उनके लिए सुहाने रूह बन जाती है और उन्हें किसी करवट चैन नहीं पड़ता। इस तरह के मामलात में उन्हें नौकरी के तकाजे पूरे करने आते हैं, ना वो दफ्तरी मसलहतों को खातिर में लाते हैं। इनकी ईमानदारी तो गोया बेवकूफ़ी की हदूद को छूती है। शिकायत सेल में भी यही हुआ। उसे फौरी तौर पर निकाला तो नहीं गया, लेकिन बेवकूफ़त कर दिया गया। उस पर भी ये निचला नहीं बैठा, कागज़ काले कर कर के उस निज़ाम के मुंह पर मारता रहा। अब इस तरह तो उमूर मुमलकत नहीं निपटाए जाते, सो उसे यहाँ से भी जाना पड़ा। अब बैठा है लाहौर के मुज़ाफ़ात में एक छोटे से किराए के फ्लैट में। अक्लमंद होता तो बड़ा अफसर होता, तरक्की करता, वजीर बनता, मगर पागल तो पागल ही रहता है। अब किताबें लिखता है ज़मीर को झंझोड़ने वाली। बहुत पहले उसने अटक किले से लिखी थी, जिसे पढ़कर मैं भी अपनी नौजवानी में थोड़ा सा पागल हुआ था, मगर जल्द ही सुधर गया। कुछ अर्सा पहले इसने अपनी आप बीती लिख दी है। आप समझ गए होंगे कि मैं साबिक मेजर आफ्ताब अहमद की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हारण खेड़ फ़कीरा के उन्वान से अपनी खुद नविश्त लिख दी है। खुद नविश्त क्या है? पागलपन की दास्तान है। कोई पढ़ ले तो रो पड़ता है कि अपने जवाल की समझ आ जाती है, ना पढ़े तो खुश रहता है कि जहालत भी तो एक नेमत है। मेजर आफ्ताब पागल है, पूरा पागल। ऐसे पागल दुनिया में तो किसी काम के नहीं होते, लेकिन मुझे लगता है रोज़े हशर अगर मुल्कों और कौमों का हिसाब हुआ तो पाकिस्तानी कौम अपने दिफा में आंसू बहाते हुए इतना ही कहेगी कि ऐ दो जहानों के रब, हम बहुत बुरे थे, मगर ये पागल मेजर भी तो हम में से था ना। तो इस पागल के सदक़े हमें माफ़ कर दे।